गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि अब तक हम लोग ऑर्गेनिक लगभग बड़े बड़े जो मेजर चैप्टर हैं वो निपटा चुके हैं ऑर्गेनिक के। उसके बाद बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक के अंदर ही आगे जो काम कर चुके हैं उनमें अगर हम लोग बात करें तो इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा पूरा हो चुका है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1। शुरू हालांकि नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने अभी तक सिलेबस अपना डाला नहीं है कि कितना इसमें पोर्शन छोड़ना है, लेकिन बहरहाल हमें तैयारी तो अपनी करनी है, इसलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। फिर जो चैप्टर वो टॉपिक जो वो हटवाएगा उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 1 का नाम है हमारे पास में सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था के अंदर बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम लोग बात करें किसी भी पदार्थ की। अगर हम लोग बच्चों किसी भी पदार्थ या मैटर की बात करते हैं, किसी भी मैटर या पदार्थ की बात करें तो उसका जो बड़ा मेजर क्लासिफिकेशन है बच्चों, उसको 2 पार्ट में किया गया है। कोई भी पदार्थ को एक उसका किया गया है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया आपका भौतिक वर्गीकरण। और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या गया है बच्चों, जिसका नाम है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको आप कहेंगे रासायनिक वर्गीकरण। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये 3 टाइप का है, आपने पढ़ रखा है। सॉलिड जिसे आप कहते हैं ठोस, दूसरा है लिक्विड जिसे आप कहते हैं द्रव, और तीसरा है इसके अंदर गैस, हिंदी में भी गैस कहते हैं। और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों तो इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक को कहा गया है प्योर, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध, और दूसरा है इसके अंदर मिक्सचर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। पहला है शुद्ध, दूसरा है मिश्रण। मिश्रण आप जानते हैं 2 टाइप का होता है, होमोजेनस हो सकता है, होमोजेनस हो सकता है जिसको आप लोग बोलते हैं समांगी। क्या बोलते हैं? समांगी। और दूसरा आपका हो सकता है आपका हेटेरोजेनस, जिसको आप लोग कहते हैं विषमांगी। और प्योर को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बच्चों, एलिमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व, और दूसरा है कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। लेकिन बहरहाल अगर हम लोग खास बात करें तो हमें तो क्लासिफिकेशन में केवल सॉलिड का स्थान देखना है कि एक्चुअल में सॉलिड जो टॉपिक है वो अपने आप में डेराइव कहाँ से हुआ है। तो पदार्थ का अगर हम लोग भौतिक वर्गीकरण करते हैं, द फिजिकल क्लासिफिकेशन इज द डेराइव पोजिशन ऑफ द सॉलिड, यूँ कह सकते हैं बच्चों। तो इसको ये सारा जो चीज़ लिखोगे आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे बच्चों। तो हेडिंग नंबर 1 डालेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन या परिचय। और ये परिचय के अंदर आप लोग क्या करेंगे, पिक्टोरियल बना लेंगे। पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण 3 टाइप का, ठोस, द्रव, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण भी 2 टाइप का है, जिसके अंदर कहेंगे शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध के अंदर एलिमेंट एंड कंपाउंड, तत्व और यौगिक। और मिश्रण की बात करें तो 2 टाइप का आ गया, समांगी होमोजेनस और विषमांगी हेटेरोजेनस। समझ में आ गया बच्चों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के बना लेंगे, या बना लो फटाफट से। नवीन की शिकायत थी कि भाई सर थोड़ा सा शोर ज़्यादा हो रहा है। तो नवीन एक्चुअल में क्या है कि टेक्निकल टीम बस 2-5 दिन में आने वाली है, और वो टीम आएगी तब हम लोग कोशिश करेंगे कि मॉर्निंग में क्लासें अभी
जो है अरेंज करें। अभी इवनिंग में क्लासेस चल रही हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, लेकिन आने वाले एक आध क्लासों में मैं इसको रिमूव करने की कोशिश करूँगा। आप बेफिक्र हो ना। ये अब जो आज का शोर जो भी आपको करना पड़ेगा बियर, और आज के बाद में जितने भी क्लास होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि वो इतनी अर्ली इन द मॉर्निंग में अरेंज करूँ तो ताकि डिस्टर्बेंस जिसको कहते हैं बिल्कुल भी नहीं रहे ना। तो डोंट बी वरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। ये लिख लिया आप लोगों ने। हेडिंग डालेंगे बच्चों, हम लोग हेडिंग लिखेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। हेडिंग लिखेंगे ठोस अवस्था, इंट्रोडक्शन के बाद में हेडिंग लिखेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। हेडिंग लिखेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इसके अंदर, वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, वे पदार्थ जिनके आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। तथा पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है, तथा पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है, तथा पदार्थ की अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन द compound which have definite shape and volume, the compound which have definite shape and volume is known as solid, and the state of matter is known as solid state, and the state of matter is known as solid state। उदाहरण कुछ भी लिख लेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लीजिए NaCl, ZnCl2, H2O सॉलिड, H2 बना के ब्रैकेट में सॉलिड। ठीक है बच्चों, हो गया। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा सॉलिड स्टेट, थर्ड लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठोसों के गुण। लिख लिया ठोसों के गुण। ठीक है बच्चों, एरो बना के लिखेंगे। पहले हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, इनका आकार तथा आयतन, इनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, they have definite size and geometry। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, ये कठोर होते हैं, these are rigid in nature। बहुत आसान चीज़ें समझाने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कठोर क्या होता है। थर्ड लिखेंगे, ये असंपीड्य होते हैं, these are इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको प्रेशर लगा के दबाया नहीं जा सकता। इनमें प्रबल
अंतराण्विक बल पाए जाते हैं, इनमें प्रबल अंतराण्विक बल पाए जाते हैं। दे हैव strong, they have strong intermolecular forces, intermolecular forces। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों, इनमें अंतराकाशी स्थान, इनमें अंतराकाशी स्थान नगण्य या अनुपस्थित होते हैं। इनमें अंतराकाशी स्थान नगण्य या अनुपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले लिख लेंगे, The intermolecular space are absent or negligible. The intermolecular space are absent or negligible. तो these are the properties of solid। ये ठोस के कुछ गुण होते हैं, सब जानते हैं। It is not a need to explain anybody anything। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोस का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारे पास में, अगली हेडिंग होगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। और सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करें बच्चों, सॉलिड के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं, ये जो सॉलिड होते हैं ठोस, इनको दो बड़े पार्ट में क्लासिफाई किया गया है बच्चों। ये दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एमोर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस मतलब इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोल सकते हैं। एमोर्फस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा होता है बच्चों आपका क्रिस्टलीय ठोस। और एमोर्फस एक ग्रीक वर्ड है, जनरली ग्रीक वर्ड आप जानते हैं। ग्रीक वर्ड में एमोर्फस का मतलब होता है आकार या ज्यामिति निश्चित नहीं। जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है उसको हम लोग अक्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए कि मैंने आपके हाथ में पाउडर दे दिया और आपका बताओ इसकी शेप कैसे, आप नहीं बता सकते, लेकिन मैंने आपको ये मार्कर दिखा रखा कि सर ये कैसा है, आपको सर इट इज़ सिलेंड्रिकल, बेलनाकार है। मैं कहूँ ये बोर्ड कैसा, आपको रेक्टेंगुलर है, आप कहोगे सर ये आयताकार है हमारे पास में। तो यूँ कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड, कोई भी पदार्थ जिसको देख करके आप उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, उसकी शेप कैसी है, तो वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड। और वो कंपाउंड जिनकी ज्योमेट्री को आप देख करके बता ही नहीं सकते कि इनकी शेप कैसी है या इनकी ज्योमेट्री कैसी है, तो उसे हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। बात समझ आ गया आपको? जिसको डिफाइन कर सकते हैं वो क्रिस्टलाइन, डिफाइन नहीं कर सकते ज्योमेट्री को क्या कहलाता है आपका एमोर्फस सॉलिड। इसकी बात करें क्रिस्टलीय ठोस होता है बच्चों, इसको क्लासीफाई किया गया है फर्दर 4 पार्ट में। फर्दर 4 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला है इसके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको हम बोलते हैं हम लोग आणविक ठोस। दूसरा है बच्चों इसके अंदर आपका आयोनिक सॉलिड जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में
आयनिक ठोस। थर्ड वन है इसके अंदर मेटेलिक सॉलिड, जिसको हम लोग बोलेंगे धात्विक ठोस। और फोर्थ है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, जिसको हम लोग बोलते हैं जालक्रम ठोस। इस जालक्रम ठोस का ये दूसरा नाम है कोवेलेंट सॉलिड, जिसको हम लोग कहते हैं सह संयोजक ठोस। तो यूँ कह सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड फर्दर क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स: मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड नेटवर्क सॉलिड। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और जालक्रम ठोस। जालक्रम ठोस या सहसंयोजक ठोस। दूसरी बात बच्चों, हम लोग इसके अंदर बात करें, जो आपका जो आणविक ठोस है, इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। ये 3 टाइप का होता है बच्चों। इसमें एक होता है आपका पोलर, जिसको आप लोग बोलते हैं ध्रुवीय। दूसरा होता है नॉन पोलर, नॉन पोलर, जिसको आप लोग बोलते हैं अध्रुवीय। और तीसरा होता है आपका पोलर, नॉन पोलर। और थर्ड वन है बच्चों इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधयुक्त। तो ये है बच्चों आपका ठोस का क्लासिफिकेशन। ठोस 2 प्रकार के हो गए। पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद में उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया 4 टाइप में: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और जालक्रम या सहसंयोजक ठोस। और आणविक ठोस वापस 3 प्रकार का: ध्रुवीय, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधयुक्त ठोस। लिख लो इसको एक बार। इस संडे को बच्चों टेस्ट रहेगा आपका, और टेस्ट में अब आपका जो आएगा वो आएगा कंप्लीट नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह पूरा आएगा भैया संडे को। अभी दिन है, याद कर सकते हैं आप आराम से। सभी बैच का टेस्ट है, सभी ग्रुप्स का टेस्ट है भैया। टेस्ट की टाइमिंग वही है 3 बजे, 3-5 पे आपको पेपर अवेलेबल हो जाएगा व्हाट्सएप पे आपके। ठीक है, चलें आगे। हेडिंग लिखिए अक्रिस्टलीय ठोस या अमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस, अमॉर्फस सॉलिड। हेडिंग लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में लिखेंगे इसको अक्रिस्टलीय ठोस। लिखेंगे इसके अंदर बच्चों अमॉर्फस एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक शब्द है, जिसका अर्थ है निश्चित नहीं। अमॉर्फस इज अ Greek word which means not definite। परिभाषा पूरी करेंगे। अर्थात
वे ठोस, अर्थात वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अर्थात वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। मीन्स द कंपाउंड means the solid which have not definite geometry, the solid which have not definite geometry is known as amorphous solid। कंटिन्यू करेंगे आगे, इसी में कंटिन्यू करेंगे। ये ठोस ये लिखो, इनमें पहला स्टार बनाएंगे, इनमें लघु परास पाया जाता है, ऐसे ही लिखेंगे। इनमें इसके नीचे स्टार बना के लिखेंगे, लघु परास पाया जाता है। दीज आर यहाँ इंग्लिश में लिख देंगे आप लोग, दीज आर, और हिंदी में लिख देंगे इनमें, दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, एज इट इज लिखेंगे, इसके आगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे अर्थात कणों की व्यवस्था, अर्थात कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, मीन्स द arrangement of particles are irregular। इसका मतलब क्या हो गया? इरेगुलर का मतलब, सपोज एक क्लास के अंदर आपने बच्चों को बिठा रखा है, पहली रो में 5 बच्चे बैठे हैं, दूसरी में 3 बैठे हैं, फिर तीसरी में 5 बैठे हैं, फिर चौथी में 1 ही बैठा है, फिर 5वीं रो के अंदर पता लगा 3 बच्चे बैठे हैं, फिर 5 बैठे हैं, फिर 2। इरेगुलर मतलब कोई भी क्लास में जो बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट रेगुलर, सिस्टम से नहीं है, ठीक है। तो जब पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है, लंबी लेयर नहीं होती है पार्टिकल के एक जैसी, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये लघु परासी होते हैं, ठीक है। दीज आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आगे लिखेंगे, ये या इसमें इनमें लिख दिया, इनमें विषम देशिकता, अच्छा ये तो हुआ है ना, किसके लिए लिख रहे हैं, तो इनमें समदेशिकता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। दीज आर आइसोट्रॉपिक, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। हिंदी में भी लिख देता है कई बार, एक यौगिक एक्स जिसकी प्रकृति आइसोट्रॉपिक प्रकार की है। अर्थ समझाइए, किस प्रकार का ठोस है, यानी कह सकते हैं कंपाउंड विच हैव आइसोट्रॉपिक नेचर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ सॉलिड। आंसर है क्रिस्टलाइन सॉलिड
तो पहली बात तो यह है कि वो जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, द ज्योमेट्री इज नॉट डेफिनेट, इज नॉट नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है भैया वो कहलाते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात बताया, इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो शॉर्ट रेंज है, लघु परास है, पार्टिकल इरेगुलर जमे हुए हैं। दूसरा है ये समदेशिकता पाई जाती है। फिर यहाँ क्वेश्चन उठता है व्हाट इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर, तो इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, इसके नीचे लिखेंगे अर्थात ठोस की विद्युत प्रतिरोधकता अर्थात ठोस की प्रतिरोधकता एवं अपवर्तनांक का मान, विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं में एक समान रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे मीन्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, electrical resistivity and refractive index are similar in different direction of solid। जब ठोस को मैंने ईस्ट में रखा, पूर्व में रखा तब भी इसका मान एक था, वेस्ट में रखा तब भी मान सेम है, नॉर्थ में रखा तब भी मान सेम है, साउथ में रखा तब भी मान सेम है। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर आप सॉलिड को रख देते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रख देते हैं और इसकी दोनों ये जो फिजिकल दो प्रॉपर्टीज है, विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक, ये चेंज नहीं होते हैं बच्चों, तो इट इज कहलाता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर, समदेशिकता। एक बार एक साल क्वेश्चन पूछा भी है कि समदेशिकता से क्या अभिप्राय है, अर्थात ठोस के दो गुण जिसमें विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक, इन दोनों के मान अलग अलग दिशाओं में अगर समान होते हैं तो कहलाता है बच्चों इसके अंदर समदेशिकता। मतलब यूँ कह सकते हैं, सपोज वैसे बता रहा हूँ कि ईस्ट में रखें जब भी पार्टिकल का मूवमेंट एक डायरेक्शन में था, वेस्ट में रखा जब भी ऐसी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ में रखें तब भी एक ही डायरेक्शन में हो, साउथ में रखें तब भी एक ही डायरेक्शन में हो, तो किसी भी डायरेक्शन में रख दो, जब पार्टिकल का डायरेक्ट जो मूवमेंट होगा, जो गति होगी, जब एक ही दिशा में होती है तो वो क्या कहलाता है भैया, समदेशिकता कहलाती है। समझ में आ गया आपको? तो इसमें दो गुण हो गए हमारे पास में, लघु परास होते हैं और समदेशिकता पाई जाती है। समझ में आ गई बच्चों? दो समझ में आ गई, क्लियर? बात समझ आई है आपको? चलिए अगर हम लोग इसकी जो गए हैं इसके अंदर बच्चों, इसका जो विदलन कर्व होता है, विदलन कर्व जो होता है वह विदलन कर्व क्या होता है बच्चों, असमान होता है, इरेगुलर होता है। विदलन कर्व का मतलब है जब उसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, सरफेस को काटेंगे तो जिससे हमारे पास में जो लाइन बनेगी वो स्मूथ सरफेस नहीं बनेगी आपके पास में, ठीक है। बात समझ आ गई? इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो एग्जाम्पल हमारे पास में क्या कहा जाएगा भैया, इसका एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा क्वार्ट्ज कांच, दूसरा आ जाएगा आपका रबर, तीसरा आ जाएगा आपका प्लास्टिक। ध्यान रखना, रबर और प्लास्टिक की जगह दोनों बहुलक हैं तो केवल बहुलक भी लिख देता है, आंसर सेम ही होगा, बात सेम ही होगी। बात समझ आएगी नहीं है आपको? तो सिंपल सी बात होगी बच्चों कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं अमॉर्फस सॉलिड की या हम लोग बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस की, तो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास में क्या हो गई बच्चों, सिंपल डेफिनेशन हमारे पास में हो गई, वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, जो लघु परासी होते हैं, जिनमें समदेशिकता पाई जाती है, विदलन कर्व समान होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों आपके, अमॉर्फस या अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक?
क्लियर हो गई बच्चों? ये सब कहलाते हैं आपके क्रिस्टल। इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्वार्ट्ज, रबर और प्लास्टिक। क्वार्ट्ज, रबर और प्लास्टिक। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों इसके अंदर नंबर वो 1 था आपका, ये सेकंड हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग बोल सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस। डेफिनेशन लिखेंगे, वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है, वे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित होती है क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। The solid which have definite geometry, is known as crystalline solid, is known as crystalline solid। ये ठोस सामान्यतः these solids are generally, स्टार बनाएंगे, दीर्घ परासी होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नीचे लिखेंगे अर्थात, लॉन्ग रेंज में लिखेंगे अर्थात कणों की व्यवस्था, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था नियमित होती है, अर्थात इनमें कणों की व्यवस्था नियमित होती है। मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर, मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर। अर्थात कणों की, इनमें कणों की व्यवस्था क्या होती है बच्चों? नियमित होती है। नेक्स्ट लिखेंगे, ये समदेशिक होते हैं, समदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं, सॉरी ये समदेशिक तो होते हैं ना, ये विषमदेशिक होते हैं। लिख देंगे दीज आर anisotropic, these are anisotropic in nature, these are anisotropic in nature, ये विषम देशिक होते हैं, these are anisotropic in nature। यहाँ लिखेंगे अर्थात, नीचे लिखेंगे अर्थात इसमें कणों की, अर्थात इसमें विद्युत प्रतिरोधकता, अर्थात इसमें विद्युत प्रतिरोधकता तथा अपवर्तनांक का मान, अर्थात इसमें विद्युत प्रतिरोधकता, अर्थात इसमें विद्युत प्रतिरोधकता तथा अपवर्तनांक का मान, विद्युत प्रतिरोधकता तथा अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। मीन्स the arrangement, means the value of electrical resistivity,
means the value of electrical resistivity, means the value of electrical resistivity, means the value of electrical resistivity and the value of electrical resistivity and refractive index are different in different direction, are different in different direction। तो तीन पॉइंट तो वही हो गए कि इनका ज्यामिति जो होती है निश्चित होती है, उनकी अनिश्चित होती है। ये क्या होते हैं, दीर्घपरासी होते हैं, वो क्या होते हैं, लघुपरासी होते हैं। मतलब कणों की व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है, उसमें अनियमित होती है। और तीसरे में वो होते हैं समदेशिक, मतलब विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं में समान था, और यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक का मान अलग अलग दिशाओं में क्या होता है बच्चों, अलग अलग होता है। इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स पे अपन डिस्कशन करेंगे, बट ये कि अब थोड़ा सा इवनिंग का टाइम और हो गया है बच्चों, और इसके अंदर फिर क्या होगा कि हमारे पास में फिर वही अजान का और फिर डिस्टर्बेंस चालू हो जाएंगे। तो हम लोग अब कल से क्लासें रेगुलर मॉर्निंग में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अभी आपको केवल क्लासिफिकेशन सिंपल सी डेफिनेशन से, अभी आगे और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, उसके अंदर बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ पिछली क्लासों से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम रहा होगा। इसके अंदर कोशिश की मैंने पूरी के डिस्टर्बेंस कम रहे, और अगले क्लास में बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा कि वो जीरो इम्पैक्टफुल रहे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपको जो पढ़ा है उसको ढंग से याद करना है। फिर मैंने बता दिया संडे के दिन आपका एग्ज़ाम होगा, सभी बैचेस का होगा। कुछ बच्चों ने भी नया ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने नया ज्वाइन किया है उनका टेस्ट नहीं होगा, उनका पहला टेस्ट सॉलिड स्टेट का होगा, ठीक है बच्चों। वो संडे से अगले संडे को होगा, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम 2 महीने लेट होने हैं, लेकिन हमें तैयारी अपने लेवल से रखनी है, डरना नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।